हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीपी एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक पूरा टॉपिक वन शॉट में बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे। भारत शासन अधिनियम क्या है इसके बारे में जानते हैं। साइमन आयोग व गोलमेज सम्मेलन लंदन की रिपोर्ट के आधार पर 1935 के अधिनियम का निर्माण किया गया था। साथियों, इसमें 321 धाराएँ, 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग हैं। कितने भाग हैं साथियों? 14 भाग हैं। नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम क्या है और किस प्रकार इसका निर्माण हुआ है। दस्तावेज ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित सबसे विस्तृत अधिनियम है। ये एक इसका आधार है साइमन कमीशन जो 1947 में आया था। गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 1932 तक चला था और 1933 का श्वेत पत्र। इसका क्या उद्देश्य था साथियों? 1935 का अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी सरकार का दिखावा करना और ब्रिटिश नियंत्रण को कानूनी रूप देना था। साथियों, ये भारत में एक उत्तरदायी सरकार का दिखावा करना था और ब्रिटिश नियंत्रण को कानूनी रूप देना था। इसके बारे में जानते हैं आगे। इसमें 1935 के अधिनियम में मुख्य प्रावधान क्या थे, पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं इसके बारे में। संघीय संरचना, फेडरल स्ट्रक्चर, अखिल भारतीय संघ जो ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देशी रियासतों को मिलकर एक संघ का प्रस्ताव रखा। इसमें कौन सी शर्तें थी? इसमें शर्तें थी कि रियासतों को शामिल होना स्वैच्छिक था, यानी रियासतों के मना करने पर यह कभी अस्तित्व में नहीं आया। शक्तियों का विभाजन, इसमें 3 प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया था। संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में 59 विषय थे जिसमें रक्षा, मुद्रा, विदेशी मामले इत्यादि थे। प्रांतीय सूची में है 54 विषय हैं। कितने विषय साथियों? 54 विषय शामिल किए गए हैं जिसमें पुलिस, शिक्षा, भू राजस्व इत्यादि। समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल हैं जिसमें दंड विधि, विवाद, तलाक इत्यादि हैं। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें केंद्र व राज्य मिलकर कानून बनाते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ सीधे वायसराय के पास थी। किसके पास थी साथियों? वायसराय के पास थी। केंद्र में शासन, गवर्नेंस एट सेंटर्स, केंद्र में द्वितीय शासन, डायरेक्सी एट सेंटर, जिसमें आरक्षित विषय, रिजर्व्ड और हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड विषयों का विभाजन। केंद्र में द्वितीय शासन था जहाँ पे आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय को विभाजन किया गया था। आरक्षित विषय कौन कौन से साथियों? रक्षा, विदेश मामले और धार्मिक मामले। इसमें नियंत्रण ओनली वायसराय का था। हस्तांतरित विषय में मंत्रियों के द्वारा संचालित थे, लेकिन वायसराय का वीटो अधिकार बरकरार था इसमें भी। नेक्स्ट आगे समझते हैं प्रांतों में शासन, गवर्नेंस इन प्रोविंसेस, यानी प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतों से द्वितीय शासन समाप्त खत्म। प्रांतों से द्वितीय शासन खत्म हो गया था। अब प्रांत में एक स्वतंत्र संवैधानिक इकाई बने। अब प्रांतों में एक स्वतंत्र संवैधानिक इकाई बने। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं साथियों। उत्तरदायी सरकार क्या होती है? इसमें गवर्नरों को राज्य मंत्रियों की सलाह पर काम करना था। उत्तरदायी सरकार के अंतर्गत गवर्नर को राज्य मंत्रियों की सलाह पर काम करना था, सिवाय उनके विवेकाधीन अधिकारों के। द्विसदनीय व्यवस्था, 11 में से 6 प्रांतों बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत में 2 सदन बनाए गए। साथियों, 2 सदन कहाँ पे बनाए गए? बंगाल, बॉम्बे,
मद्रास, बिहार, असम संयुक्त प्रांत में 2 सदन बनाए गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संस्थागत विकास, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट, इसकी स्थापना हुई थी। फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में हुई थी साथियों। अधिकार क्षेत्र इसका प्रांत और केंद्र के बीच का विवाद का सुलझाना करना है। प्रांत और केंद्र के बीच जो विवाद होता है उसका सुलझाना था। इस संघीय न्यायालय की स्थापना हुई है 1937 में। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI देश की मुद्रा और साख नियंत्रण हेतु स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई है साथियों। कब हुई है? 1935 में। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण हेतु स्थापना की गई थी। RBI की स्थापना 1935 याद रखना है साथियों। लोक सेवा आयोग संघ व प्रांत और संयुक्त आयोगों का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग में संघ FPSC, प्रांत SPCSC और संयुक्त JPSC आयोग का प्रावधान किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं साथियों। प्रांतीय प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पढ़ते हैं साथियों। सॉरी गाइज, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है जिसे दलितों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन का विस्तार करना है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में है शामिल दलितों और महिलाओं और श्रमिकों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन का विस्तार करना है। मताधिकार, भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 10% को वोट देने का अधिकार मिला था 1935 के अधिनियम में। भारत परिषद का अंत 1858 में बनी इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद का अंत हुआ था जो 1858 में बनी इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, भौगोलिक परिवर्तन क्या हुआ? बर्मा को भारत से अलग किया गया। 1935 के अधिनियम में भौगोलिक परिवर्तन हुआ था साथियों, जो बर्मा को भारत से अलग किया गया था। अदन को उपनिवेश बनाया गया। सिंध और उड़ीसा नए प्रांत बने। आगे चलते हैं साथियों। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें। अब आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं, यानी स्मरण तथ्य देखते हैं इसके क्या क्या हैं। 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता यानी गुलामी का अधिनियम कहा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता और गुलामी का अधिनियम कहा था। और दूसरी लाइन क्या है? ये एक अनेक ब्रेक वाली परंतु इंजन रहित मशीन है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था यह अनेक ब्रेक वाली परंतु इंजन रहित मशीन है। यह जिन्ना पूर्णतः सड़ा हुआ या मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकार्य। एम जिन्ना ने कहा था यह पूर्णतः सड़ा हुआ या मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकार्य है। अब साथियों इसके आगे बढ़ते हैं। दोष, इसके क्या दोष हैं 1935 के अधिनियम के, वो जानते हैं। शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूँ साथियों। प्रस्तावना का अभाव है इसमें। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता है। भारतीयों को संशोधन का अधिकार नहीं है और गवर्नर की अत्यधिक शक्तियाँ हैं। ये साथियों इसमें 1935 के अधिनियम में ये दोष हैं कि प्रस्तावना का अभाव था, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता यानी भारतीयों को संशोधन का अधिकार नहीं था और गवर्नर की अत्यधिक शक्तियाँ। वर्तमान संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा? इम्पैक्ट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज के संविधान को लगभग 70 से 75% ढांचा इसी एक्ट से लिया गया, इसलिए ये पढ़ाया जाता है। ये RPSC के सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में लगा हुआ है। आज के संविधान का लगभग 70 से लेकर 75% का ढांचा इसी एक्ट से लिया गया, इसलिए संविधान का निर्माण यहीं से हुआ है। संघीय योजना
राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका की संरचना, आपातकालीन शक्तियाँ और लोक सेवा आयोग यहाँ से लिया गया है साथियों, इसी एक्ट से। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था। इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं, यानी बैकग्राउंड। कौन से समय में आया था ये अगस्त प्रस्ताव? 1940 के समय था ये, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसी का दौर था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 के मध्य चला था ये। परिस्थितियाँ क्या रही उस समय? ब्रिटेन युद्ध में फंसा हुआ था और उन्हें भारतीयों की सैन्य व आर्थिक सहयोग की सख्त जरूरत थी। परिस्थिति बहुत ही खराब थी उस समय ब्रिटेन की। ब्रिटेन चाहता था कि भारतीय सेनाओं का और आर्थिक सहयोग की जरूरत थी उसको, इसलिए वो भारतीय सैनिकों को शामिल करना चाहता था। घोषणाकर्ता कौन था उस समय? घोषणाकर्ता था तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिंथिगो। कौन था साथियों? कौन था साथियों? लॉर्ड लिंथिगो था तत्कालीन वायसराय। कौन था? लॉर्ड लिंथिगो था। स्थान कहाँ पे हुआ था ये शिमला में हुआ था। साथियों आगे बढ़ते हैं। मुख्य प्रस्ताव क्या थे इसके? की प्रोविजंस क्या है इसके? डोमिनियन स्टेट्स। पहली बार स्पष्ट रूप से भारतीयों के लिए डोमिनियन स्टेट्स यानी अधिराज्यीय स्थिति को अंतिम लक्ष्य स्वीकार किया गया। डोमिनियन स्टेट्स यानी पहली बार स्पष्ट रूप से भारतीयों के लिए डोमिनियन स्टेट्स यानी अधिकार को अंतिम लक्ष्य स्वीकार किया गया था। संविधान सभा। युद्ध के बाद मुख्य रूप से भारतीयों के द्वारा अपना संविधान बनाने के अधिकार को मान्यता दी गई है। अगस्त प्रस्ताव में ध्यान रखें, अगस्त प्रस्ताव पढ़ रहे हैं। वायसराय परिषद का विस्तार। वायसराय की कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों की संख्या बढ़ाने का वादा किया गया था। वायसराय की परिषद का विस्तार हुआ था, जिसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाने का वादा किया गया था। आई होप क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अल्पसंख्यकों का वीटो। यह घोषणा की गई कि अल्पसंख्यकों को विशेषकर मुस्लिम लीग की सहमति के बिना कोई भी संवैधानिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यकों का वीटो। यह घोषणा की गई कि अल्पसंख्यकों को विशेषकर मुस्लिम लीग की सहमति के बिना कोई भी संवैधानिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। युद्ध सलाहकार परिषद। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों, इसमें पढ़ते हैं युद्ध सलाहकार परिषद। युद्ध सलाहकार में इसमें सलाह देने के लिए एक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया था। परिषद की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। विभिन्न दलों की क्या प्रतिक्रिया रही थी वो जानते हैं। जैसे भारतीय कांग्रेस का उस टाइम में वर्चस्व था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसने अस्वीकार किया था क्योंकि वे पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे, न कि डोमिनियन स्टेट्स। पूर्ण स्वराज की मांग करी थी साथियों कांग्रेस ने। नेहरू जी का कथन था, उन्होंने डोमिनियन स्टेट्स के मुद्दे को दरवाजों में जड़ी जंग लगी कील कहा। डेड्स एज ए डोरनेल। डोरनेल कहा था, डेड एज डोरनेल कहा था। मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार किया था ये। हालांकि वे अल्पसंख्यकों को मिले वोटों से खुश थे, लेकिन पाकिस्तान की अलग राज्य की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार न होने के कारण इसे ठुकरा दिया गया। यानी मुस्लिम ने भी अस्वीकार किया था इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक महत्व और परिणाम क्या है इसके परिणाम जानते हैं साथियों। ऐतिहासिक महत्व और परिणाम क्या थे? पहली मान्यता थी कि यह पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है। व्यक्तिगत सत्याग्रह। प्रस्ताव की विफलता के बाद गांधी जी ने अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी ने
अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था साथियों। और अगला कदम क्या उठाया था? इसी गतिरोध को दूर करने के लिए आगे चलकर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अब साथियों ऐसे पूछते हैं कि क्रिप्स मिशन कब आया था, तो कब आया था? 1942 में आया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथिनगो था। लॉर्ड लिथिनगो था। ब्रिटिश पीएम थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल पीएम थे वहाँ के। अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स यानी चर्चिल मंडल के सदस्य थे ये। इन पर दबाव था। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चीनी नेता चियांग काई शेक ने ब्रिटेन पर भारत को आज़ाद करने का दबाव बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चीनी नेता चियांग काई शेक ने ब्रिटेन पर भारत को आज़ाद करने का दबाव बनाया था। और डर क्या था उस समय? डर था दक्षिण पूर्वी एशिया में जापानी सेना को बढ़ती ताकत। दक्षिण पूर्वी एशिया में जापानी सेना की बढ़ती ताकत, यह डर था किसको? ब्रिटेन को था। क्यों था? क्योंकि जापानी सेना बढ़ती जा रही थी दक्षिण पूर्वी एशिया में, इसलिए उनको डर था कि अगर हमने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चीनी नेता चियांग काई की बात नहीं मानी तो वह अब जापानी सेना उन पर भी आक्रमण कर सकती थी। इसका उनका डर था। कांग्रेस के आधिकारिक वार्तालाप करता कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। कौन थे साथियों? मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मुख्य प्रस्ताव मेन पॉइंट्स क्या हैं इसमें? क्रिप्स मिशन के मेन पॉइंट जानते हैं साथियों। इसमें डोमिनियन स्टेट्स यानी युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा यानी आज़ादी नहीं यानी स्वायत्तता की बात की गई थी। इसमें संविधान सभा युद्ध के बाद संविधान बनाने के लिए एक परिषद बनाई थी, जिसमें निर्वाचित परिषद में है निर्वाचित प्लस रियासतों के मनोनीत सदस्य शामिल थे। विभाजन का बीज, यदि किसी प्रांत को संविधान पसंद न हो तो अपना अलग संविधान बना सकता है। यहीं से पाकिस्तान की नींव मजबूत हुई है साथियों। विभाजन का बीज यहाँ से बोया गया था क्रिप्स मिशन से। यदि किसी प्रांत को संविधान पसंद न हो तो अपना अलग का संविधान बना सकता है। यहीं से पाकिस्तान की नींव मजबूत हुई है। रक्षा युद्ध के दौरान भारतीय सेना पर नियंत्रण सिर्फ अंग्रेजों का रहेगा। रक्षा के समय यानी युद्ध के दौरान भारतीय सेना पर नियंत्रण सिर्फ अंग्रेजों का रहेगा, ये इसमें प्रस्ताव किया गया था। प्रतिक्रिया क्या हुई आगे? द फॉल आउट एग्जाम पॉइंट से जानते हैं। गांधी जी ने क्या प्रतिक्रिया करी थी इस पर? गांधी जी ने कहा था इसे उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था इसको। क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और नेहरू जी ने इसमें जोड़ दिया एक ऐसे बैंक का जो दिवालिया होने वाला है। ये नेहरू जी ने कहा था कि एक ऐसे बैंक का जो दिवालिया होने वाला है, ये कहा था नेहरू जी ने। और गांधी जी ने कहा था उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कांग्रेस ने कहा था प्रस्ताव ठुकराया था क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी और रक्षा विभाग भारतीयों को नहीं दिया गया था। मुस्लिम लीग ने भी प्रस्ताव ठुकराया था क्योंकि इसमें पाकिस्तान की स्पष्ट घोषणा नहीं हुई थी, इसलिए कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने दोनों ने ठुकराया था इसको। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, इसके परिणाम क्या हुए? इसके बहुत भयंकर परिणाम हुए थे साथियों। मिशन पूरी तरह असफल हो गया था। क्रिप्स वापस इंग्लैंड लौट गए थे। इसी असफलता के गुस्से में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। गांधी जी ने। क्रिप्स मिशन का परिणाम यही रहा था, यह असफल हुआ था
और क्रिप्स वापस इंग्लैंड लौट गया था। इसी असफलता के गुस्से में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है वेवेल योजना। वेवेल योजना 1945 में आई थी साथियों। इसकी डेट ही पूछी जाती है, पर हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसकी डेट याद रखनी है, 4 जून 1945। वेवेल योजना कब आई थी? 4 जून 1945 को आई थी। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करना और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई परिषद का गठन करना था। क्या उद्देश्य था वेवेल योजना का? भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करना और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई परिषद का गठन करना था। प्रस्तावक कौन था? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल्ली था। कौन था? लॉर्ड वेवेल्ली था। मुख्य प्रस्ताव थे की पॉइंट जानते हैं इसके। कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन। वायसराय की परिषद में वायसराय और मुख्य सेनापति कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। इसमें मुख्य प्रस्ताव में क्या था? वायसराय की परिषद में वायसराय और मुख्य सेनापति कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होगी, यानी इक्वल होगी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व रहेगा इसमें हिंदू और मुस्लिमों की संख्या बराबर होगी। विदेशी मामले अब भारतीयों के हाथ में होंगे। रक्षा अब भी अंग्रेजों के पास ही रहेगी वेवेल योजना में, ये ध्यान रखना है साथियों। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला सम्मेलन जो हुआ था 25 जून 1945 को। परिचय देखते हैं इसका। वेवेल योजना पर विचार करने के लिए शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 25 जून 1945 को बुलाया गया था, ये याद रखना है आपको। इसमें 21 भारतीय राजनेताओं ने भाग लिया था। कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था कांग्रेस का नेतृत्व। यह एक सर्वदलीय सम्मेलन था साथियों। इसमें 21 भारतीय राजनेताओं ने भाग लिया था। विवाद का मुख्य कारण क्या था? जिन्ना की जिद थी कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि परिषद के सभी 5 मुस्लिम सदस्य केवल लीग के द्वारा ही चुने जाए। जिन्ना ने जिद कर ली थी साथियों कि सभी 5 सदस्य जो केवल मुस्लिम लीग से ही चुने जाएं। और कांग्रेस का स्टैंड था इसमें। कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर पार्टी थी और अपने कोटे से मुस्लिम सदस्यों जैसे मौलाना आज़ाद को भी मनोनीत करना चाहती थी। परिणाम क्या हुआ? वेवेल ने जिन्ना को वीटो की शक्ति दे दी, जिसमें वार्ता टूट गई। वेवेल ने जिन्ना को वीटो की शक्ति दे दी, जिससे वार्ता टूट गई। 4 जुलाई 1945 को वेवेल ने सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी। 14 जुलाई 1945 को वेवेल ने सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी साथियों। कब करी थी? 14 जुलाई 1945 को, ये ध्यान रखना है। अब परीक्षा के लिए देखते हैं क्विक फैक्ट्स क्या है इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे शिमला सम्मेलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष थे। सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। वेवेल का झुकना। इस सम्मेलन में विफलता ने साबित कर दिया कि अब मुस्लिम लीग के पास किसी भी संवैधानिक प्रगति को रोकने की शक्ति यानी वीटो आ गई। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन। इसी के तुरंत बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए और क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी प्रधानमंत्री बने, जो भारत की आज़ादी के पक्षधर थे। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसमें जो ब्रिटेन में चुनाव हुए थे उसमें लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने थे, जो भारत की आज़ादी के पक्षधर थे साथियों। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946 को आया था। यह घोषणा हुई थी इसमें।
घोषणा किसने करी थी साथियों? ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली के द्वारा घोषणा की गई थी कि इसमें 3 सदस्य होंगे, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होंगे। कौन कौन से? पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। जो महासचिव यानी अध्यक्ष तो कौन रहेगा? पैट्रिक लॉरेंस। और स्टैफोर्ड क्रिप्स रहेगा व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना के प्रथम मंत्री थे। फैक्ट पढ़ते हैं साथियों। पैट्रिक लॉरेंस थे जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इसका क्या उद्देश्य था? कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था साथियों भारत को शांतिपूर्वक तरीके से सत्ता हस्तांतरित करना और संविधान निर्माण की रूपरेखा तैयार करना था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य है साथियों भारत को शांतिपूर्वक तरीके से सत्ता हस्तांतरित करना और संविधान निर्माण की रूपरेखा तैयार करना था। और इसमें क्या सिफारिशें की गई थी? अखंड भारत। इस मिशन ने पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया, यानी अविभाजित भारत का प्रस्ताव रखा, यानी अखंड भारत की सिफारिश की गई थी। भारतीय संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया एक ढीला ढाला संघ होगा जिसमें रक्षा, विदेशी मामले और संचार केंद्र के पास होंगे। यूनियन ऑफ इंडिया यानी एक ढीला ढाला संघ होगा जिसमें रक्षा, विदेशी मामले और संचार केंद्र के पास होंगे। प्रांतों का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस। प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। संयुक्त प्रांत, इसमें शामिल है बिहार, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत और उड़ीसा। ग्रुप बी में है मुस्लिम बहुल क्षेत्र, जो पंजाब, NWFB और सिंध, ये ग्रुप बी में शामिल है साथियों। और ग्रुप सी में बंगाल और असम शामिल थे। समझ में आई बात? प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में है संयुक्त प्रांत, ग्रुप बी में मुस्लिम लीग, ग्रुप सी है बंगाल और असम। ग्रुप ए में संयुक्त प्रांत बिहार, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत और उड़ीसा शामिल हैं। ग्रुप बी में है मुस्लिम बहुल पंजाब, NWFB, सिंध और ग्रुप सी बंगाल और असम। साथियों आगे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा होगा। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो सदस्यों का चुनाव होगा जो इनडायरेक्ट रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा होगा। अंतरिम सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दल शामिल होते हैं, उसे अंतरिम सरकार बोलते हैं साथियों। प्रतिक्रिया जानते हैं इसकी क्या रही थी? कांग्रेस ने स्वीकार किया, शुरुआत में स्वीकार किया लेकिन प्रांतों के अनिवार्य समूहीकरण यानी ग्रुपिंग पर आपत्ति जताई थी साथियों। मुस्लिम लीग ने पहले ही स्वीकार किया, फिर जुलाई 1946 में वापस ले लिया क्योंकि पाकिस्तान की मांग नहीं मानी गई थी। मुस्लिम लीग को पाकिस्तान की मांग थी जो नहीं मानी गई थी, इसलिए जुलाई 1946 में ये वापस ले लिया गया था। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को लीग ने पाकिस्तान पाने के लिए हिंसक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। संविधान सभा की संरचना तैयार की गई साथियों, जिसमें कुल 389 सदस्य होने थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 देसी रियासतों से थे। 296 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 देसी रियासतों से थे। जो सीटों का बंटवारा जनसंख्या के अनुपात लगभग 10 लाख पर एक सीट में किया गया था। संविधान सभा की संरचना में कुल 389 सदस्य होने थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 देसी रियासतों से थे साथियों। जो सीटों का बंटवारा जनसंख्या के अनुपात
लगभग 10 लाख पर एक सीट में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब शक्तियाँ पढ़ते हैं इसकी। क्या शक्तियाँ रही हैं? केंद्र यानी संघ के पास केवल रक्षा, विदेशी मामले, संचार जैसे विषय रहने थे। बाकी सभी शक्तियाँ प्रांतों के पास होनी थी। वायसराय उस समय लॉर्ड वेवेल थे। महत्व है इसका, यह मिशन भारत के विभाजन को रोकने का आखिरी गंभीर प्रयास किया गया था लॉर्ड वेवेल के द्वारा कि ये भारत का विभाजन नहीं हो। वो यही चाहते थे कि भारत का विभाजन नहीं हो और पाकिस्तान की मांग को उन्हें खारिज कर दिया गया था। परिणाम क्या हुआ वो हम जानते हैं आगे। प्रांतों में प्रारंभ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन जुलाई 1946 में के बाद विवादों के कारण मुस्लिम लीग इससे पीछे हट गई थी, क्योंकि इनकी मांग को नहीं माना गया था। इसी मिशन के आधार पर चुनाव हुए। अंततः सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। कब हुआ? सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था साथियों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी साथियों। कब हुई थी साथियों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अब अंतरिम सरकार कब बनी साथियों? 2 सितंबर 1946 को देश की आज़ादी तक शासन चलाने के लिए कैबिनेट मिशन के तहत बनाई गई थी। इसमें अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल थे और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। कौन थे साथियों? जवाहरलाल नेहरू, जो असली पावर इन्हीं के पास थी, उपाध्यक्ष के पास। अध्यक्ष तो नाम मात्र के बने थे। कौन बने थे? लॉर्ड वेवेल बने थे। प्रमुख मंत्री जो पेपर में आते हैं उनके नाम जान लेते हैं। जैसे नेहरू जी थे, जो विदेश मामले इनके पास थे। सरदार पटेल के पास गृह मंत्रालय प्लस सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी था। और राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि फूड मंत्रालय था। लियाकत अली यानी लीग के सदस्य थे, इनके पास फाइनेंस मंत्रालय था साथियों। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जगजीवन राम, इनके पास श्रम यानी लेबर डिपार्टमेंट था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाया गया है। आगे देखते हैं। बलदेव सिंह, इनके पास था रक्षा यानी डिफेंस था इनके पास। आसिफ अली के पास रेलवे था। श्री राजगोपालाचारी के पास शिक्षा यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट था। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। मुस्लिम लीग शुरू में शामिल नहीं की गई थी, बाद में 5 सदस्य जुड़े अक्टूबर 1946 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है साथियों। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। इसमें क्या दिक्कत आई थी? मुस्लिम लीग में शुरुआत में तो शामिल नहीं हुई थी, बाद में 5 सदस्य जुड़े थे। कब जुड़े थे? अक्टूबर 1946 को। दिक्कत क्या थी? वित्त विभाग लीग के पास था, इसलिए कांग्रेस को काम करने में बहुत रुकावट आई थी। लियाकत अली के पास था, ये ध्यान रखना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट। इस्तीफा। यह सरकार 15 अगस्त 1947 को ख़त्म हुई और आज़ाद भारत की पहली सरकार बनी थी। कब बनी थी साथियों? सरकार 15 अगस्त 1947 को ख़त्म हुई थी ये, और आज़ाद भारत की पहली सरकार बनी थी 15 अगस्त 1947 को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना पढ़ते हैं, इसका परिचय जानते हैं। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे साथियों। उनका नया नाम है, ये याद रखना है आपको, 3 जून योजना। माउंटबेटन योजना का अन्य नाम है साथियों 3 जून योजना और डिकी ब्रेड प्लान या मनबाटन योजना। ये उपनाम है साथियों, उपनाम है, याद रखने हैं आपको। 3 जून योजना या डिकी ब्रेड प्लान या मनबाटन योजना। उद्देश्य भारत का विभाजन
और सत्ता का स्थानांतरण। मुख्य प्रावधान की पॉइंट जानते हैं। विभाजन, भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, भारत और पाकिस्तान। किसके तहत बांटा गया है? माउंटबेटन योजना के तहत भारत को और पाकिस्तान का 2 हिस्सा किया गया था। रियासतें, देशी रियासतों का अधिकार दिया गया है कि वे अपनी इच्छानुसार भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। सीमा निर्धारण, भारत पाकिस्तान की सीमा तय करने के लिए रेड क्लिफ आयोग, रेड क्लिफ कमीशन का गठन किया गया था। प्रांतों का बंटवारा, बंगाल और पंजाब का विभाजन उनकी विधानसभाओं के मत के आधार पर तय किया गया था। जनमत संग्रह, NWFB यानी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में वोटिंग के द्वारा फैसला हुआ था। जनमत संग्रह हुआ था साथियों उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में वोटिंग के द्वारा फैसला हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट डेट्स जान लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट में रिवीजन हो रहा है साथियों और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से। निश्चिंत रहिए साथियों। स्वीकृति, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया। आज़ादी कब मिली है? 15 अगस्त 1947 को सत्ता सौंपने का निर्णय हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। विशेष पढ़ते हैं इसमें। इस योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया गया। इस योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना, जो 3 जून 1947 को आई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आधार क्या है? अभी पढ़ के आई है। ये कानून माउंटबेटन योजना 3 जून पर आधारित था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये कानून माउंटबेटन योजना 3 जून को आई थी, उस पर आधारित थे। प्रस्तुतकर्ता कौन है साथियों? इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने इसे ब्रिटिश संसद में पेश किया। प्रस्तुतकर्ता कौन है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने इसे ब्रिटिश संसद में पेश किया था। पारित 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति रॉयल एसेंट मिली थी इसको साथियों। किसको मिली थी साथियों? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। इसमें मुख्य प्रावधान क्या किए गए देखते हैं। 2 डोमिनियन, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र देश बना दिए जाएंगे। मुख्य प्रावधान था 2 डोमिनियन यानी 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र देश बना दिए जाएंगे। ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था साथियों। ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था। भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन पूरी तरह समाप्त हो गया था और वायसराय का पद भी खत्म हो गया था। वायसराय का पद की दोनों ने देशों के लिए अलग से गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। ये ध्यान रखना है आपको। संविधान सभा की शक्तियाँ, दोनों देशों के संविधान सभाओं को अपना अपना संविधान बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया। संविधान सभा की शक्ति भी दी गई थी, यानी दोनों देश की जो संविधान सभा है वो अपना अपना संविधान बना सकती हैं। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने, स्वतंत्र रहने की पूरी तरह छूट दी गई थी। देशी रियासतों की या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या भारत में शामिल हो जाओ, इनकी स्वतंत्रता दी गई थी। भारत सचिव का पद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद समाप्त कर दिया गया, यानी भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। शासन व्यवस्था, जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलेगा। साथियों, हमने शुरुआत में बात करी गई थी कि भारत शासन अधिनियम 1935 एक संविधान निर्माण का आधार है। भारत शासन अधिनियम 1935 का संविधान निर्माण का एक आधार बना था, इसलिए
जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक शासन व शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलेगा। महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हुई थी उस समय। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली खान। शॉर्ट ट्रिक में से समझते हैं याद रखने के लिए। 18 जुलाई को कानून बना था। 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी। 1935 एक्ट शासन का आधार के तहत। अब साथियों, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल जो 1947 में था जान लेते हैं। सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय उनके पास था प्रधानमंत्री के दायित्व का विभाग था उनके पास। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह सूचना एवं प्रशासन राज्यों के मामले थे उनके पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि था। मौलाना अब्दुल कलाम के पास था शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट। और डॉक्टर जॉन मथाई के पास था रेलवे एवं परिवहन। साथियों, आपको याद होगा पहले रेलवे किसके पास था? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर के षणमुगम शेट्टी के पास था वित्त मंत्रालय। पहले लियाकत अली के पास था। डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास था विधि लोग यानी कानून था। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग हैं। सर बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग हैं। राजकुमारी अमृत कौर के पास स्वास्थ्य विभाग। CH बाबा के पास वाणिज्य। रफ़ी अहमद किदवई के पास था संचार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति था। VN गौडगिल के पास खान एवं ऊर्जा विभाग था। साथियों, हमने पढ़ा है अभी स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध थे। शॉर्ट में देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह सूचना प्रसारण राज्य के मामले थे। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य कृषि था। मौलाना अब्दुल कलाम के पास था शिक्षा। और जॉन मथाई के पास रेलवे परिवहन था। आर के षणमुगम के पास वित्त मंत्रालय था। भीमराव अम्बेडकर के पास विधि था। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा था। राजकुमारी अमृत कौर के पास स्वास्थ्य विभाग। CH बाबा वाणिज्य। रफ़ी अहमद किदवई के पास संचार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति। VN गौडगिल के पास खान एवं ऊर्जा विभाग था। और साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी, जो स्वास्थ्य मंत्री थी। कौन थी साथियों? स्वास्थ्य मंत्री थी। साथियों, ये अपनी क्लास हो गई है और क्लास कैसी लगी आपको उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। क्लास अच्छी हो लगी हो तो लाइक करना है। साथियों, शॉर्ट में देख लेते हैं कि हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से स्टार्ट किया था, क्योंकि इसमें 21 धाराएँ, 14 अनुसूचियाँ, 10 अनुसूचियाँ, 14 भाग हैं। इसमें इसका आधार था साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन और 1933 का श्वेत पत्र था। इसका उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी सरकार का दिखावा करना और ब्रिटिश नियंत्रण को कानूनी रूप देना था। इसमें मुख्य प्रावधान था संघीय संरचना और संघीय सूची। इसमें 59 विषय शामिल थे, जैसे रक्षा, मुद्रा, विदेशी मामले थे। प्रांतीय सूची में 54 विषय शामिल थे। पश्चिम सूची में 36 विषय शामिल थे। ये आपको याद रखना है। और केंद्र में शासन, केंद्र में द्विविध शासन था साथियों। इसमें आरक्षित व स्थानांतरित विषय में शामिल किया गया था इसको, ये आपको ध्यान रखना है।
आरक्षित विषय में रक्षा, विदेशी मामले और धार्मिक मामले थे। इसमें केवल वायसराय के नियंत्रण में थे। स्थानीय विषय मंत्रियों के द्वारा संचालित थे, लेकिन वायसराय का वीटो अधिकार बरकरार था। प्रांतों में शासन, प्रांतीय स्वायत्ता यानी प्रांतों से द्वितीय शासन खत्म हो गया था। अब प्रांत एक स्वतंत्र संवैधानिक इकाई बने थे। साथियों, हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। उत्तरदायी सरकार, गवर्नर को राज्य मंत्रियों की सलाह पर काम करना तथा स्वयं उनके विवेकाधीन अधिकारों से था। द्विसदनीय व्यवस्था, 11 में से 6 प्रांतों बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम संयुक्त प्रांत में 2 सदन बनाए गए। संस्थागत विकास, संघीय न्यायालय की स्थापना सब कब हुई थी साथियों? 1947 को हुई थी। अधिकार क्षेत्र था प्रांत और केंद्र के बीच विवाद को सुलझाना था। भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना हुई थी। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। और अन्य महत्वपूर्ण में पढ़ते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और मताधिकार। भारत परिषद का अंत हुआ था। भौगोलिक परिवर्तन हुआ था, जिसमें बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और अदन को उपनिवेश बनाया गया था। सिंध और उड़ीसा नए प्रांत बने थे। ये आपको ध्यान रखना है। आलोचना हुई थी इसमें 1935 के अधिनियम को आलोचना किसने की गई थी? जवाहरलाल नेहरू ने थे। दास्ता गुलामी का अधिनियम कहा था और जवाहरलाल नेहरू ने भी यह अनेक ब्रेक वाली परंतु इंजन रहित मशीन है। यह मैन जिन्ना ने कहा था। पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकार्य कहा था इसने। किसने कहा था? यह मैन जिन्ना ने कहा था। इसमें क्या दोष थे? प्रस्तावना का अभाव और ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता था। वर्तमान संविधान पर प्रभाव पड़ा है इसका 70 से 75 ढांचा इसी एक्ट से लिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका की संरचना, आपातकालीन शक्तियाँ और लोक सेवा आयोग यहीं से लिया गया है साथियों। अगस्त प्रस्ताव आता 8 अगस्त 1940 को। समय था द्वितीय विश्व युद्ध का। घोषणाकर्ता कौन थे? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथिन को था। स्थान कहाँ पे हुआ है? शिमला में हुआ था ये। मुख्य प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट्स और संविधान सभा, ये याद रखना है। वायसराय परिषद का विस्तार भी हुआ था। अल्पसंख्यकों का वीटो, अल्पसंख्यकों का वीटो यानी ये घोषणा की गई थी कि अल्पसंख्यकों को विशेषकर मुस्लिम लीग की सहमति के बिना कोई भी संवैधानिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। युद्ध सलाहकार परिषद का भी गठन हुआ था। इसमें विभिन्न दल की प्रतिक्रिया रही थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अस्वीकार किया था क्योंकि ये पूर्ण रूप स्वीकार कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे, न कि डोमिनियन स्टेट्स। नेहरू का कथन था, उन्होंने डोमिनियन स्टेट्स के मुद्दे को दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील कहा था। दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील कहा था। किसने कहा था? नेहरू जी का कथन था ये, ध्यान रखना है आपको। और मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार किया था इसको। बाद में क्रिप्स मिशन आया था। कब आया था? 1942 को आया था। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथिन को था। ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल था। अध्यक्ष कौन था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था। ये आपको ध्यान रखना है। बेवेल योजना 1945 में आई थी। कब आई थी? 4 जून 1945 को। वायसराय कौन था उसमें? वायसराय लॉर्ड वेवेल था। साथियों, शिमला सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 25 जून 1945 को हुआ था। ये सर्वदलीय सम्मेलन था। इसमें 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया था। कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। विवाद का मुख्य कारण जिन्ना की जिद। मुस्लिम लीग चाहती थी कि परिषद के सभी 5 मुस्लिम सदस्य केवल लीग के द्वारा ही चुने जाए। कांग्रेस का स्टैंड था। कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया क्योंकि यह एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर पार्टी थी और अपने कोटे से मुस्लिम सदस्यों जैसे मौलाना अब्दुल को मनोनीत करना चाहती थी। 14 जुलाई 1945 को वेवेल ने सम्मेलन की विफलता की घोषणा करी। शिमला सम्मेलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष थे। वेवेल का झुकना
इस सम्मेलन की विफलता ने साबित कर दिया कि अब मुस्लिम लीग के पास किसी भी संवैधानिक प्रगति रोकने की शक्ति वीटो आ गई। उस समय क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे, जो भारत की आज़ादी के पक्षधर थे। ये आपको याद रखना है। कैबिनेट मिशन 1946 को आया था। उसमें ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली के द्वारा घोषणा की गई थी कि ब्रिटिश उसमें सदस्य 3 रहेंगे कैबिनेट मिशन में। सारे अंग्रेजी थे साथियों। ये पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे, जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। भारत को शांतिपूर्वक तरीके से सत्ता हस्तांतरित करना और संविधान निर्माण की रूपरेखा तैयार करना था। साथियों, ये अपना रिवीजन हो गया है। इसमें देख लेना आप। संविधान सभा का संरचना हुई थी। इसमें कुल 389 सदस्य होने थे। 296 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 देसी रियासतों से थे। सीटों का बंटवारा जनसंख्या के अनुपात में लगभग 10 लाख पर एक सीट में किया गया था। ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि 10 लाख पर एक सीट का अनुपात बांटा गया था। यानी एक सीट 10 लाख पर एक सीट रहेगी। शक्तियाँ केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेशी मामले और संचार जैसे विषय रहने थे। बाकी सभी शक्तियाँ प्रांतों के पास होनी थी। वायसराय उस समय लॉर्ड वेवेल थे। नौ दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनी। उसमें अध्यक्ष थे लॉर्ड वेवेल, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी साथियों। प्रस्तुतकर्ता कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो भारत के अंतिम वायसराय बने थे। अन्य नाम 3 जून योजना, डिकी ब्रेड प्लान या माउंटबेटन योजना है। भारत का विभाजन और सत्ता का हस्तांतरण। साथियों, सारे पॉइंट मैंने पढ़ा दिए हैं आपको। क्लास अच्छी लग रही होगी। महत्वपूर्ण तिथियां देख लेना। 3 जून 1947 थी। आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को मिली थी। भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 ये किसका आधार था? ये कानून माउंटबेटन योजना, जो 3 जून 1946 को आई थी। 3 जून 1947 को आई थी साथियों। कब आई थी? 3 जून 1947। प्रस्तुतकर्ता कौन है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने इसे ब्रिटिश संसद में पेश किया था। पारित करने की तिथि क्या है? 18 जुलाई 1947 को। साथियों, बहुत अच्छी क्लास है। नेक्स्ट साथियों, यह एक जो 1900 यह अधिनियम था, इसमें जब तक नया संविधान नहीं बन जाता, जब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार ही चलेगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम प्रधानमंत्री बने थे भारत के जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर बने थे मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली खान बने थे। ये मैंने सब आपको पढ़ा दिया साथियों। आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि महिला मंत्री पूछा जाता है। तो राजकुमारी अमृत कौर का नाम याद रखना है कि ये स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री थी जो राजकुमारी अमृत कौर थी। थैंक यू साथियों। क्लास अच्छी लगे तो सीपी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें।